हाय कोडर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं और बाद में जाकर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई करेंगे। अब आज है हमारा चैप्टर 6, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है डॉम, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस काम आता है, किस तरीके से जनरेट होता है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ इसके अलावा आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखना हो तो हमारे सारे के सारे टॉपिक्स इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो स्लाइड्स नोट्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 6 के साथ। अब डॉम के बारे में बात करने से पहले अपने कुछ कुछ बेसिक्स को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द 3 मस्केटियर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। 3 मस्केटियर्स इनको हम कह सकते हैं, इनको हम अपनी पिक्चर का हीरो कह सकते हैं, इनको हम अपने अमर अकबर एंथनी कह सकते हैं। बेसिकली जिन 3 पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट खड़ा होता है, वो होते हैं हमारे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जनरली हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने की जो शुरुआत होती है, वेब डेवलपमेंट सीखने की शुरुआत होती है, वो इन्हीं 3 टेक्नोलॉजीज के साथ होती है। अब ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं मिलके किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को बनाती हैं। जानते हैं कैसे? HTML का काम होता है, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का काम होता है कि ये हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देती है कि किस तरीके का कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर आना चाहिए, क्या कंटेंट आना चाहिए, कहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, कहाँ पे बटन होना चाहिए, कहाँ पे पैराग्राफ होना चाहिए। दूसरा होती है CSS। CSS के कोड का काम होता है हमारी वेबसाइट को स्टाइल देना, यानी बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बटन्स का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, कौन सी चीज़ क्लिक करने पर कुछ अच्छा सा इफेक्ट अगर हमें शो करना है, मूव करना है एलिमेंट्स को, तो उस तरीके की चीज़ें। और जावास्क्रिप्ट का काम होता है फाइनली हमारे वेब पेज के ऊपर लॉजिक को ऐड करना, यानी बटन के क्लिक करने से हमारे पेज के ऊपर क्या चेंज होना चाहिए, या एक बार हमने किसी फॉर्म को सबमिट कर दिया तो उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया यूजर, इस तरीके का कोई मैसेज पॉपअप करे, इस तरीके की जो चीजें होती है वेबसाइट पे, ये सारा का सारा लॉजिकल पार्ट होता है। और इसे और भी आसान भाषा में समझाऊं आपको, हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक खाली प्लॉट है जिसके ऊपर मुझे घर बनाना है, और घर क्या है, घर हमारी वेबसाइट है। अब सबसे पहले प्लॉट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक ईंटें रखेंगे। सबसे पहले अपने घर का हम बेसिक ढांचा बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरीके से HTML पहले हमारे कोड का बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि घर के अंदर हमें क्या पेंट करना है, हमारी जो लाइट है वो कहाँ पे हमें लगानी है, हमारे जो फैंस हैं वो कहाँ पे लगाने हैं, स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड का क्या कलर होना चाहिए, दीवारों के साथ कॉन्ट्रास्ट में रखना है, मैचिंग में रखना है। तो इस तरीके जो स्टाइलिंग वाली चीजें हैं कि सोफों का क्या कलर होना चाहिए, वो आ जाती है हमारी स्टाइलिंग का पार्ट, यानी CSS का पार्ट। एंड फिर फाइनली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जो स्विच बोर्ड हैं उनको क्लिक करने से लाइट ऑन ऑफ भी होनी चाहिए, तो वो कनेक्शंस हमें जोड़ने पड़ेंगे, वो जो वायर्स होते हैं इंटरनली उनको हमें जोड़ना पड़ेगा कि किसी एक बटन को क्लिक करने से हमारा फैन भी चलना चाहिए, दूसरे बटन को क्लिक करने से हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए, किसी को बटन को क्लिक करने से हमारा फ्रिज ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके का जो लॉजिकल कनेक्शन है, जो एक्चुअली काम होता है, वो हमारे लिए करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब वैसे तो जितना भी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे होंगे उसका बेसिक मैं आपको समझाते हुए चलूंगी कोड के साथ में, जितनी भी हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे। बट उसके साथ में भी अगर आपको HTML एंड CSS को डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने आपके लिए फ्री 1 शॉट्स बनाए हुए हैं, उन्हें जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे ये जावास्क्रिप्ट पर फोकस रहेंगे, हम HTML, CSS को इतना एडवांस में नहीं करने वाले उन्हें, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना कॉलेज के ऊपर। तो अगर आपको उनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वहां से जाके हम रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ के साथ जो हम कोड करते रहेंगे उसमें हमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी अगर हमने नहीं भी पढ़ा, क्योंकि मोस्टली चीजें हमारे लिए बेसिक होने वाली। अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ रहा था तो HTML, CSS जनरली जावास्क्रिप्ट से आसान ही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने कुछ बेसिक स्टार्टर कोड के बारे में, यानी हम जितना भी डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, डॉम के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे HTML, CSS एंड JS जावास्क्रिप्ट ये तीनों किस तरीके से कनेक्ट होके एक वेब पेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक खाली फोल्डर के साथ, एंड आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने जो है डार्क मोड को एनेबल कर दिया है VS कोड के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में हमने 3 फाइल्स बनानी है। सबसे पहले मैंने बनाई है index.html, इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस लास्ट में .html होना चाहिए। अभी दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। हमारे पास है script.js हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल, एंड एक फाइल है हमारे पास style.css, इसको हम mycss.css कुछ भी नाम दे सकते
सकते हैं, बस लास्ट में .css आना चाहिए। तीनों फाइल्स को देख के हमें पता चल रहा है कि हर फाइल का क्या काम होने वाला है, क्या इनका एक्सटेंशन है, किस तरीके का कोड इनके अंदर आएगा। ऑल्सो तीनों फाइलों को मैंने सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है। ये न्यू फाइल वाला आइकन है, इससे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करेंगे हमेशा अपने index.html के साथ। हम अपना शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन प्रेस कर सकते हैं और हमारे पास एंटर करेंगे जैसे ही, तो ये बॉयलर प्लेट कोड है, बेसिक कोड जो हमारे लिए जनरेट हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास HTML का इस तरीके का बेसिक कोड जनरेट होता है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊंगी। हमारे पास HTML टैग्स के अंदर पूरा का पूरा HTML कोड आता है। तो ये हमारा ओपनिंग HTML टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ये डॉक टाइप क्या है ये आपको पता चल जाएगा अगर आप अपना HTML का वन शॉट देख के आओगे तो, बाकी आप इसको जनरली सर्च भी कर सकते हो। एंड ये जो हमारा HTML है इसके अंदर हमने वी हैव रिटन समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज इज इक्वल टू EN। इसका मतलब है कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी प्राइमरी हमारा कोड लिखने के लिए। बाकी इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब टैग्स के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। HTML टैग के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। जितनी भी चीज़ें हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाई देती हैं, जैसे कोई पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई, बटन हो गया, फॉर्म हो गया, वो सारा का सारा बॉडी में आता है। बॉडी यानी कंटेंट। तो जितने भी हमारे कंटेंट वाले टैग्स होंगे, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, इन्हें हम टैग्स कहते हैं। टैग्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस तरीके का कंटेंट शो करना चाहते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है और ये है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर जनरली हम अपनी मेटा इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली कि हमारी जो वेबसाइट है उसका टाइटल क्या होने वाला है, या अगर हमें CSS फाइल को लिंक करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप जैसा कोई फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं, ऑल्दो जरूरी नहीं आपको पता हो, पर अगर हमें किसी और की CSS यूज करनी है तो उसे कैसे लिंक कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जनरली हमारे हेड टैग के अंदर आती है। तो यहाँ पर ये हमारा हेड टैग आ गया, ये हमारा बॉडी टैग आ गया। अब ये जो टाइटल है इसे हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसको डॉक्यूमेंट रखते हैं, अभी के लिए सेव कर लेते हैं एंड हम जा सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर अपनी index.html पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं, वो हमारे ब्राउजर में हमारे लिए खुल जाएगी। ब्राउजर में आप नोटिस करेंगे रिफ्रेश करके कि हमारे लिए जो हम टाइटल लिखते हैं वो टॉप ऑफ द स्क्रीन पर दिख कर आता है, हमारे टैब में टॉप पे आता है। जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, पर इसे अगर हम कर देंगे लेट्स मेक इट अपना कॉलेज या JS विद अपना कॉलेज, सेव रिफ्रेश, तो ये क्या आ गया, JS विद अपना कॉलेज हमारे पास लिख कर आ गया। तो ये होता है HTML के अंदर। अब अगर हम मुझे बॉडी के अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हम काफ़ी बेसिक टैग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक H1 टैग होता है, इस तरीके से ये ओपनिंग टैग होता है, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में हमेशा क्या आता है, एंगुलर ब्रैकेट्स तो आते ही हैं, बस साथ में एक स्लैश आ जाता है हमारे टैग के नाम से पहले। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये 6 हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। इसके अंदर अगर मैंने कुछ लिखा, लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट लिखा हेडिंग, टैग्स के बीच में इंफॉर्मेशन, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो क्या आ गई मेरे लिए, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक हेडिंग प्रिंट होके आ जाएगी। इस हेडिंग को हम ये भी लिख सकते हैं, डॉम डेमो बाय अपना कॉलेज। इस तरीके से मैंने कोई हेडिंग लिखी, रिफ्रेश किया, तो ये मेरी पूरी की पूरी हेडिंग मेरे पास आ गई। साथ के साथ हम चाहें तो कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, दिस इज अ, या लेट्स लर्न अबाउट डॉम कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, सेव रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हमारा एक पैराग्राफ प्रिंट होकर आ गया। हम चाहें तो कोई और हेडिंग भी बना सकते हैं, लेट्स क्रिएट एन H4 हेडिंग, टॉपिक 1, इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपना स्टार्टर कोड, सेव रिफ्रेश। तो ये हमारा टॉपिक 1 आ गया, स्टार्टर कोड आ गया, इस तरीके से चीज़ें आ गई। हम चाहे तो एक बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक बटन बना सकते हैं, दिस बटन सेज क्लिक मी, क्लिक मी लिखा हुआ है सिंपली बटन के ऊपर, एंड ये हमने लिख दिया क्लिक मी। अब ये जो टैग्स हैं, ये ऐसा नहीं है मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी टैग बना रही हूँ, आप चाहें तो अपनी मन मर्जी से भी हम टैग्स बना सकते हैं, पर ये जो टैग्स हैं ऑलरेडी HTML के अंदर डिफाइंड होते हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग्स थे जिनको मैंने यूज़ किया है। सो दिस इज अ बेसिक डेमो ऑफ हाउ HTML वर्क्स। लाइक HTML के अंदर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, वो हमारे कोड के अंदर हमारे पास आके रिप्रेजेंट हो जाती है। अब बात करते हैं, या इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को। अब बात करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हम अपना स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। जब भी हम स्टाइल की बात करते हैं, स्टाइल इंक्लूड्स थिंग्स लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, हाइट, विड्थ, इस तरीके की चीज़ें style.css के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर लेट्स सपोज हम अपनी जो H1 हेडिंग है उसे देना चाहते हैं एक कलर, एंड इसे हम कलर देना चाहते हैं ब्लू के इक्वल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं H1, फिर अपने कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कलर
प्रॉपर्टी होती है कलर हमारी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम चाहे तो फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट यानी कितना बोल्ड कितना कम बोल्ड हमें दिखाना है, डिस्प्ले, इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन इफ़ आई डू इट एज लाइन थ्रू, मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हो गया कि हमने कुछ कुछ स्टाइलिंग को ऐड कर दिया। इसे सेव कर लेते हैं, पर जब हम रिफ्रेश करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये CSS फाइल अभी इस index.html से जुड़ी नहीं है। अगर मुझे एक CSS फाइल को index.html से जोड़ना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं अपना स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग का काम होता है टू कनेक्ट HTML विद CSS। तो अपने H1 हेडिंग को स्टाइल देने के लिए हम लिख सकते हैं H1 और इस तरीके से हम ब्लॉक बना लेंगे एंड उसके बाद हम कोई भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपने कलर को डिफाइन करना है, तो कलर को हम दे सकते हैं अपना रेड कलर, या फिर इसे VS कोड हमें अच्छे अच्छे सजेशन भी देता है, हम इसे दे सकते हैं अपना ब्लू कलर। तो इस तरीके से हम कलर दे सकते हैं। सेव कर लेंगे, अभी सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो एज सच हमारे कोड के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इस style.css को हमने अपने index.html से तो अटैच ही नहीं किया। अटैच करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अपने स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग इज द टैग दैट इज यूज टू कनेक्ट HTML विद CSS। स्टाइल टैग को जनरली हम अपने हेड के अंदर लिखते हैं, तो इस तरीके से हम अपने स्टाइल टैग को लिख सकते हैं। और चाहें तो ये जो स्टाइलिंग है डायरेक्टली हम अपने स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम चाहें तो अपनी स्टाइलिंग को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हेडिंग क्या हो गई? ये हेडिंग ब्लू कलर के अंदर आ गई। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर और स्टाइलिंग ऐड करना, जैसे आई कैन ऐड अ टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफ लाइन थ्रू। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो क्या होगा? एक लाइन आ जाएगी इसके ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। हम इसे चाहें तो एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। VS कोड काफ़ी सारे सजेशंस भी देगा आपको कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। बैकग्राउंड कलर में वी कैन लेट्स सपोज गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ येलो बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो बैकग्राउंड कलर येलो एंड ऊपर हमारे पास ब्लू कलर आ गया। मैं नहीं कह रही है बहुत अच्छी स्टाइलिंग है, बट इस तरीके से स्टाइलिंग दी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टाइलिंग के अंदर। हम फॉन्ट रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डिस्प्ले। हम टेक्स्ट रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, ट्रांसफॉर्म, शैडो, बैकग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक तरीका स्टाइलिंग देने का, पर हम इस तरीके को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, HTML के अंदर ही बहुत सारी आप स्टाइलिंग लिख दोगे ना, तो आपकी HTML फाइल बड़ी हो जाएगी एंड एक पॉइंट के बाद चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं, इनफैक्ट कोशिश क्या करते हैं, अच्छी डेवलपमेंट प्रैक्टिस यही है, HTML का कोड HTML में लिखो, CSS का कोड CSS फाइल में लिखो, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखो। तो ये जो कोड है इसे यहाँ से हटाकर हम यहीं पर लिख रहे होते हैं। दिस इज आर बेसिक कोड। इसको सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो वो दोबारा हट गया। क्यों? क्योंकि अभी style.css को तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया। style.css को कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं लिंक rel रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, यानी हम अपना एक लिंक कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? स्टाइल शीट के साथ। और href इज इक्वल टू style.css। तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास जब टैग्स के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारा लिंक टैग हो गया, इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूट्स देते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो रिलेशन क्या है? हम किसको जोड़ना चाहते हैं? स्टाइल शीट को जोड़ना चाहते हैं। CSS स्टाइल शीट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। href क्या है? मतलब लिंक कहाँ है आपकी स्टाइल शीट का? style.css। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो दोबारा से अब स्टाइल हमारा अप्लाई होने लग गया। अब चाहें तो style.css के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेरा मन किया दैट अपनी पूरी की पूरी बॉडी के लिए, यानी ये जो पूरा का पूरा बॉडी टैग है, इसके लिए आई वॉन्ट टू मेक द बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर टू बी इक्वल टू पिंक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर आई हैव इट एज पिंक। तो सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर बटन को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, लेट्स सपोज आई गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू, सेव, रिफ्रेश, तो ब्लू कलर का हो गया। इसे टेक्स्ट कलर हम वाइट दे सकते हैं, तो इसे टेक्स्ट कलर वाइट दे दिया, रिफ्रेश किया तो ये वाइट हो गया। तो इस तरीके से बेसिक जो CSS है उसे हम लिख सकते हैं। अभी मैं आपको कलर एंड बैकग्राउंड कलर के ज़्यादा एग्जांपल्स दे रही हूँ CSS के अंदर, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कलर और बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब होता है। पर आपको और ज़्यादा डिटेल में CSS को पढ़ना है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए जाके हम अपना वन शॉट रेफर कर सकते हैं, या फिर उस वन शॉट के हम नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक स्टाइलिंग, एंड इस तरीके से हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं।
तो हमने अभी तक क्या किया, HTML को CSS के साथ जोड़ा। अब हम चाहें तो दोनों को जावास्क्रिप्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली हम HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ने के लिए अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, और स्क्रिप्ट टैग को जनरली लिखा जाता है बॉडी फिनिश होने से, बॉडी के क्लोजिंग टैग से जस्ट पहले। हम चाहें तो उससे पहले भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं, बट जनरली इट इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू राइट इट जस्ट बिफोर द एंडिंग बॉडी टैग। यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखते हैं, और इसके मल्टीपल फायदे भी होते हैं। अब जस्ट लाइक स्टाइल हम स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकती हूँ, एक अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, हेलो, इस तरीके का एक अलर्ट क्रिएट कर दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर लिया। तो जैसे ही पेज को खोलेंगे, नोटिस करना है आपको कोई टेक्स्ट हमारे पास नहीं आया, हमारे पास आया सिंपली एक अलर्ट। जैसे ही इस पर ओके क्लिक करेंगे, वैसे हमारे पास पूरा कोड डिस्प्ले हो गया आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड आता है और हम कोई अलर्ट जैसी चीज़, प्रॉम्प्ट जैसी चीज़ क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, टेम्पररीली एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। मतलब हमारा पूरा पेज वेट करता है जब तक हमारा प्रॉम्प्ट या हमारा अलर्ट का जो विंडो है, जो पॉपअप है, वो बंद नहीं हो जाता टू एग्जीक्यूट द कोड फर्दर। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको आप याद रख सकते हैं। तो ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना कोड लिख दिया जावास्क्रिप्ट का, पर जनरली हम ऐसे नहीं लिखते। हमें जितना भी कोड लिखना होता है JS का, उसको हम script.js के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ हम console.log करवा सकते हैं हेलो, एंड इसे कर लेते हैं सेव। एंड index.html के अंदर स्क्रिप्ट को, यानी इस फाइल को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं source इज इक्वल टू script.js। तो ये सोर्स मतलब हम लिंक बता रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब चाहें तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, हेलो प्रिंट होके आएगा। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारी जो script.js है दैट इज नाउ कनेक्टेड टू आवर index.html। अब हम चाहें तो script.js के अंदर जाके एक अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स राइट अपना कॉलेज, इस तरीके का अलर्ट क्रिएट किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास अलर्ट भी क्रिएट होके आ गया। तो तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने कंटेंट डाल दिया है, हमने कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दी है, साथ के साथ हमने कुछ लॉजिक ऐड करने की कोशिश की है। अब एक बार क्या करेंगे, अपने इंस्पेक्ट विंडो को थोड़ा सा समझेंगे। जब भी हम इंस्पेक्ट करते हैं, यानी इंस्पेक्ट करके जब हम ये विंडो खोलते हैं, तो हमारे पास ऊपर कई सारे टैब्स आते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टैब है हमारे एलिमेंट्स एंड कंसोल। एलिमेंट्स टैब के अंदर हमारा सारा का सारा HTML का रिप्रेजेंटेशन आता है। मतलब अपने HTML कोड को हम यहाँ भी देख सकते हैं। ये तो हो गया मेरा index.html फाइल में। किसी भी पेज का HTML आपको एलिमेंट्स के अंदर भी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं गूगल के पेज पर गई रैंडमली, इफ़ आई डू इंस्पेक्ट एंड आई गो हेयर, एलिमेंट्स के अंदर मुझे बहुत सारा HTML कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारा का सारा HTML कोड क्या है, ये इस पेज का HTML है जो मुझे दिख रहा है। कंसोल के अंदर जाएंगे तो इसका कोड मुझे दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाके इंस्पेक्ट करके भी आप नोटिस कर सकते हो। अब जब हम एलिमेंट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ मुझे दिख रहा है दिस इज माई HTML टैग, और जैसे ही आप हवर करोगे इन सब टैग्स के ऊपर, ये हाईलाइट भी होते हैं पेज के ऊपर। जैसे बॉडी टैग के ऊपर हवर करेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी हाईलाइट हो रहा है, आपको लेफ्ट में दिख के भी आ रहा है। अगर मैं H1 के ऊपर हाईलाइट करूं तो मेरा H1 हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं H4 के ऊपर हवर करूं, मेरा H4 हाईलाइट हो रहा है। बटन के ऊपर हवर कर रहे हैं, बटन हाईलाइट हो रहा है। पैराग्राफ के ऊपर हवर कर रहे हैं, पैराग्राफ हाईलाइट हो रहा है। और हम चाहे तो एलिमेंट्स को जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एरो होगी, जैसे इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट में अपने पेज के ऊपर जाएंगे, वो एलिमेंट उस टैग से रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है H1 का कलर हमें दिखा रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर हमें दिखा रहा है, हमें फॉन्ट साइज दिखा रहा है 32 पिक्सल्स है हमारा फॉन्ट साइज। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, मार्जिन की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। नीचे जाएंगे H4 के लिए दिखा रहा है, साइजिंग भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल्स, कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, टाइम्स जो डिफ़ॉल्ट है मेरे ब्राउज़र का। ये हमारा बटन है, बटन के लिए उसका कलर दिखा रहा है, फॉन्ट दिखा रहा है, दिस इज एरियल फॉन्ट, नेम दिखा रहा है, रोल दिखा रहा है, रोल इज इक्वल टू बटन। तो सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। साथ के साथ वी कैन ऑल्सो एक्सेस द CSS। CSS कहाँ से आती है, CSS एलिमेंट्स के ऊपर ही जब आप जाओगे तो नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ हमारे पास स्टाइल्स का एक टैब होता है, जिसमें आपको दिखेगा कि बॉडी को हमने क्या दिया, बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर पिंक दे रखा है। जैसे ही इस चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो बैकग्राउंड पिंक हट जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड भी हो जाएगा बॉडी को। और बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं CSS की जो मिल रखी हैं। हम चाहें तो इस तरीके से पूरा का पूरा मॉडल स्टडी कर सकते हैं CSS का। बस उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें कवर कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बटन टैग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं बटन टैग के ऊपर जाके हवर करके क्लिक कर सकती हूँ। तो मेरे पास नीचे स्टाइल की इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे रखा है, इसको कलर हमने वाइट दे रखा है, टेक्स्ट कलर। हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करके आई कैन ऑल्सो मेक इट पर्पल। तो ये क्या हो गया, पर्पल हो गया।
बट हमेशा की तरह कंसोल के अंदर या इंस्पेक्ट करने के बाद जितने भी चेंजेस होते हैं सारे टेम्पररी होते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करूंगी दोबारा से मेरा बैकग्राउंड कलर मेरे पास ब्लू हो जाएगा। तो जो भी आप चेंजेस करते हो यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर, स्टाइल के अंदर, कंसोल के अंदर, सारे के सारे टेम्परेरी चेंजेस है। पर हाँ, फाइल के चेंजेस परमानेंट है। जो फाइल मैंने लिख दिया था कि बटन का कलर ब्लू ही होना चाहिए, वो ब्लू ही कलर आपको दिखाई देगा। तो एलिमेंट्स के अंदर हम जनरली देखते हैं अपने HTML के लिए, नीचे जाके स्टाइल्स में हमें अपनी स्टाइलिंग दिख जाती है। कंसोल के अंदर हम देखते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके अलावा भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टैब्स होते हैं। नेटवर्क वाला टैब इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस वाला इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन वाला इंपॉर्टेंट होता है, पर उनके अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स फॉर राइट नाउ फोकस ऑन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये थे हमारे 3 मस्किटियर्स, 3 पिलर्स, जिनको कंबाइन करके हमने बहुत बेसिक सा कुछ डेवलप किया है और इनके तीनों के बीच का हमने रिलेशनशिप समझा है। अब हमारी ये जो script.js है, इसे यहाँ पे ना लिखने की बजाय script.js फाइल के अंदर लिखने के क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो जब भी हम अपने पूरे जावास्क्रिप्ट कोड को एक अलग फाइल के अंदर लिखते हैं तो वो हमारे लिए रीडेबिलिटी बढ़ाता है। रीडेबिलिटी बढ़ाने का मतलब है, ये मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ अलग जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने के, वरना चाहें तो हम HTML के अंदर ही सारा कोड लिख सकते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ाने का मतलब है एज अ प्रोग्रामर कल को हम भी अपने कोड को जाके दोबारा पढ़ेंगे या कोई और प्रोग्रामर पढ़ेगा। जनरली कंपनीज के अंदर एक दूसरे का कोड रिव्यू करते हैं, सीनियर डेवलपर्स आपका कोड रिव्यू करेंगे, तो उस केस में कोड का अच्छा रीडेबल होना भी जरूरी है। दूसरा, ये मॉड्यूलैरिटी को प्रमोट करता है, यानी अपने कोड को मॉड्यूलर बनाता है। मॉड्यूलर बनाने का मतलब होता है कोड के छोटे छोटे आपने टुकड़े कर दिए और हर छोटे टुकड़े का अलग मतलब है। तो HTML कोड को हमने अलग फाइल के अंदर डाल के उसका टुकड़ा बना दिया, CSS फाइल को अलग फाइल के अंदर डाल के उसका टुकड़ा बना दिया, जावास्क्रिप्ट कोड को अलग फाइल के अंदर डाल के उसका टुकड़ा बना दिया। एंड थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स विद ब्राउजर कैशिंग, क्योंकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट को इंडिविजुअल फाइल की तरह रख लिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने टैब को या वेबसाइट को या वेब पेज को रीलोड करोगे विद द चेंजेस, तो वो जो लोडिंग टाइम होगा वो थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। तो इट इज़ अ बेटर, मोर एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग जावास्क्रिप्ट। तो चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे CSS हो, दोनों को HTML के अंदर लिखा जा सकता है, पर हम लिखते नहीं है। इस तरीके से हम अलग अलग फाइल्स के अंदर उनको ऐड करते हैं और फिर इन फाइल्स को हम index.html के अंदर जोड़ते हैं। ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग, जरूरी नहीं है आपको एक ही CSS फाइल लिंक करनी है। आप चाहो तो 10, 15, 20 अलग अलग CSS फाइल्स बना सकते हो और सारी की सारी यहाँ पे लिंक कर सकते हो। पर अभी जनरली हम उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं बना रहे, तो एक ही हमारे लिए काफ़ी है। एंड इसी तरीके से मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को भी यहाँ पर लिंक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द विंडो ऑब्जेक्ट। हमारे ब्राउजर के अंदर जब भी हम किसी टैब को खोलते हैं, हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट होती है, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइक ऑब्जेक्ट, जो हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर। इफ आई गो टू माई ब्राउजर कंसोल के अंदर और यहाँ पे इफ आई राइट विंडो, एंटर किया, तो मेरे लिए इस तरीके की एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अलर्ट नाम का एक फंक्शन है, एटॉब नाम का एक फंक्शन है, ब्लर नाम का एक फंक्शन है, जहाँ भी F लिखा हुआ है दे आर ऑल फंक्शंस। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, तो कई सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। आप स्क्रॉल करोगे, कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं फंक्शंस के साथ साथ। बहुत सारा डेटा इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। इतना डेटा है कि शायद ही किसी को याद होगा ये, तो एज सच हमें इसको याद नहीं रखना कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज और क्या मेथड्स हैं। पर हाँ, हमारे लिए एक विंडो ऑब्जेक्ट होती है। इट इज ब्राउजर्स ऑब्जेक्ट, नॉट जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट क्रिएट नहीं करता, ये हमारे लिए मेरा ब्राउजर क्रिएट करके देता है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो ये क्रोम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, एंड इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द ब्राउजर। इस विंडो ऑब्जेक्ट को हमने कहीं डिफाइन तो किया ही नहीं अपनी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, तो इसे किसने क्रिएट किया? इसे हमारे ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट होती है, इट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट विद लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सारा का सारा जो हमारा कोड होता है वो हमारी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। जैसे अभी तक हमने अलर्ट को यूज़ किया या console.log को यूज़ किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, style.css index.html को हटा देते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रिंट द विंडो ऑब्जेक्ट। मैंने किया console.log विंडो, सेव, रिफ्रेश, तो ये मेरे पास मेरी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई पूरी की पूरी। अब यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट की जगह हम हेलो प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। बट इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, window.console.log hello2, मैंने क्या किया, window.console.log किया। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो भी मेरा कोड वर्क कर रहा है। तो ये जो console.log हम अभी तक यूज करते आए हैं, ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। बस हमारे कोड को पता है कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे script.js को पता है, इवन तो हमने इसको कभी नहीं बताया, हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा कोड के अंदर लेट विंडो इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स डिफाइन कर रहे हैं।
इस तरीके का हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, तब भी कोड को पता है विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरे कोड को थ्रू आउट जावास्क्रिप्ट को पता होता है। एंड इसी के अंदर के काफ़ी सारे फंक्शंस, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने अलर्ट किया था, तो जो हमारा अलर्ट होता है इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। हम विंडो डॉट अलर्ट लिख के भी अपने अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, मेरा अलर्ट क्रिएट हो गया मेरे लिए। तो ये क्या हुआ, विंडो ऑब्जेक्ट ने काम किया। प्रॉम्प्ट भी विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। इस तरीके से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो विंडो ऑब्जेक्ट की पार्ट है। अब ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है इसे हम एज सच स्पेसिफाई करके नहीं लिखते, हमारे कोड को ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें जो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए उस चीज़ को यूज़ कर लेता है। पर हमसे इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है कि हमारी विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, ये किस तरीके से अवेलेबल होती है, कैसे जनरेट होती है, कौन इसे जनरेट कराता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, फाइनली हमारा जो बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, दैट इज़ डॉम। हमारी पिक्चर का जो सुपर हीरो है वो। अब डॉम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये काफ़ी मतलब कंफ्यूज करने वाली फुल फॉर्म है। एज अ बिगिनर हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, पर है क्या। बेसिकली हमारा जो HTML, जितना भी HTML हम लिखते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच करके, वो सारा का सारा HTML कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस सारे के सारे, चाहे पैराग्राफ टैग हो गया, चाहे H1 हेडिंग टैग हो गया, चाहे कोई बटन हो गया, सारी के सारे एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। और उसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली हमारे जो HTML का पूरा कोड होता है वो, या HTML के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर आके एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस स्पेशल ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं डॉक्यूमेंट। एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बन जाती है जिसको नाम दे दिया जाता है डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है हमारी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली होती है हमेशा हर पेज के ऊपर। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम की ऑब्जेक्ट और आ जाती है, उसी ऑब्जेक्ट के पार्ट में सब ऑब्जेक्ट आ जाती है। और इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा HTML का हमारा कोड हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जो हमारी फाइल है, इसके लिए लेट्स रिमूव दिस प्रॉम्प्ट, सेव, रिफ्रेश। यहाँ पे लेट्स ट्राई टू प्रिंट विंडो ऑब्जेक्ट। ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई। अब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो ABCD से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से डी में आप देखोगे डॉक्यूमेंट करके कुछ लिखा आ रहा है। इसके एरो पे क्लिक करोगे, ये एक्सपैंड हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ URL में क्या लिखा हुआ आ रहा है, URL में श्रद्धा खाबड़ा डेस्कटॉप जावास्क्रिप्ट index.html। इफ आई मिनिमाइज इट, यहाँ क्या आ रहा है, index.html फाइल का पूरा लिंक हमारे पास आ रहा है। हमारे पास ऑल के अंदर सारे के सारे टैग्स आ रहे हैं, जितने भी टैग्स को हमने यूज़ किया है। हमने H1 को यूज़ किया, H4 को यूज़ किया, पैराग्राफ को यूज़ किया, बटन को यूज़ किया। इनफैक्ट इस पे जाके आप हवर करोगे तो वो हाईलाइट भी हो रहा है लेफ्ट साइड में। आप पैराग्राफ के ऊपर हवर करोगे, मेरा पेज के ऊपर पैराग्राफ हाईलाइट होके आ रहा है ब्लू कलर में। H4 के ऊपर हवर करेंगे, H4 हाईलाइट हो रहा है। H1 के ऊपर हवर करेंगे, H1 हाईलाइट हो रही है। बॉडी के ऊपर बॉडी हाईलाइट हो रही है। लिंक टैग, इस तरीके से सारे के सारे टैग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी। वी हैव समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोड्स, जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जो पूरा का पूरा हमारा HTML का कोड होता है दैट इज अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे अवेलेबल होती है, दिस इज अवेलेबल इन द विंडो ऑब्जेक्ट। हम चाहें तो सिंपली विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। हमें पता है डॉक्यूमेंट विंडो का पार्ट है, तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट प्रिंट कराएंगे तो अब देखेंगे पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा कोड प्रिंट होके आ रहा है। ये हमारा सारा का सारा HTML का कोड है। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज देखनी है तो हम कर सकते हैं console.dir window.document। तो हमारी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगी, मतलब उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे। ये जो console.dir होता है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम console.log। काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। console.log का काम होता है कि ये चीज़ें सिर्फ प्रिंट करवा देता है स्क्रीन पे। और console.dir का काम होता है कि ये जो हमारी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गई, ये उसे उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को प्रिंट करवाने के काम आता है। पर ये तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एज एन एलिमेंट प्रिंट करा देता है। तो जो हमारा console.log होता है ये डॉम एलिमेंट्स को स्पेशली ट्रीट करता है। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे डॉम एलिमेंट्स है, पैराग्राफ, H1, ये सब, तो इन्हें हम डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे इन ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से हमारे लिए HTML प्रिंट होगी। जैसे अगर मैं लिखूँ console.log window.document, ओके लेट्स मेक इट लॉग,
तो मेरे लिए क्या प्रिंट हुआ, मेरे लिए मेरा HTML कोड प्रिंट हुआ। तो console.log को हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए यूज़ नहीं करते, हम console.dir को यूज़ करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए। तो हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना होता है, वी ऑलवेज यूज़ dir, वी प्रेफर दिस। तो ये जो console.dir है ये भी हमारी विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा हमारा जो HTML है उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट होती है डॉक्यूमेंट नाम से। और ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये बेसिकली मॉडल होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, हमारे HTML के कोड की। और इसी को हम अपना डॉम कहते हैं। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये हमारे HTML का एक मॉडल बन गया है जिसको हमने नाम दे दिया है डॉक्यूमेंट। और ये बेसिकली कैसा दिखता है, इस डॉम को अगर हम विजुलाइज करें तो ये इस तरीके का दिखता है, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है मेरे पास, पेड़ जैसा कुछ दिखता है, ऊपर से हमारी जड़ें शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं हमारे कोड के हिसाब से। और ये जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें हर इंडिविजुअल बॉक्स को हम अपनी नोड कहते हैं। ट्री के अंदर हर एक बॉक्स को नोड कहा जाता है। तो हर एक नोड क्या है, हर एक नोड हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट नाम है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हैं सारी की सारी, मॉडल क्योंकि HTML का हमने मॉडल बनाया है, तो इसीलिए इसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। जब भी कोई वेब पेज होता है उसका डॉम क्रिएट हो जाता है, हमारा ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट करके दे देता है। ये जो डॉम है ये हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें शुरुआत होती है हमारी विंडो के साथ। ये जो विंडो ऑब्जेक्ट होती है इसी के अंदर सब कुछ होता है। तो विंडो के अंदर ही हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आती है, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट आता है। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास HTML की नोड आ जाती है। HTML यानी ये जो हमारा index.html है, इसमें ये वाला जो टैग है इसी के अंदर सब कुछ है, तो इसकी नोड आ गई। अब HTML के अंदर भी एक हेड है और एक बॉडी है, तो यहाँ से दो हिस्से हो जाते हैं, एक हमारा हेड वाला पार्ट आ जाता है, एक हमारा बॉडी वाला पार्ट आ जाता है। अब हेड पार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ मेटा टैग्स हो सकते हैं, तो ये पहला मेटा टैग आ गया, दूसरा मेटा टैग आ गया। हमारे पास एक टाइटल हो सकता है, ये हमारे टाइटल की नोड आ गई। ये हमारा लिंक हो सकता है, हमारे पास लिंक की नोड आ गई। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 हो सकता है, ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिव का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर बेसिकली आई कैन क्रिएट अनदर टैग कॉल्ड डिव। डिव के अंदर ABCD इस तरीके से रिफ्रेश किया तो ये ABCD प्रिंट होके आ गया। तो ये जो डिव था, बॉडी के अंदर हमारा डिव आ सकता है। डिव के अंदर अगर मैंने कोई इमेज ऐड की है, H1 ऐड किया, पैराग्राफ ऐड किया और कॉर डिव ऐड किया, तो इस तरीके से वो भी आ सकते हैं। और फिर क्योंकि हमने स्क्रिप्ट टैग भी ऐड किया है तो स्क्रिप्ट टैग भी आ जाएगा बॉडी टैग के पार्ट जो है। तो ये सारी की सारी नोड्स हैं जो हायरार्कियल यानी ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगी, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML होगा। कैसे पता चले डॉक्यूमेंट के अंदर HTML होगा? अब बेसिकली हम अपने HTML को जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं उसका तरीका होता है, सबसे पहले तो प्रिंट करवाते हैं console.log अपनी विंडो ऑब्जेक्ट को, या console.dir अपनी विंडो ऑब्जेक्ट को। तो हमारे लिए हमारी विंडो ऑब्जेक्ट आ गई। अब इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहें तो लिख सकते हैं window.document। रिफ्रेश किया तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। चाहे तो सिंपली डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट को भी लिख सकते हैं क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट तो ग्लोबल है, उसके बारे में सबको पता है। रिफ्रेश किया तो भी हमारे पास वही सेम चीज़ प्रिंट होके आएगी। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मुझे बॉडी को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकती हूँ document.body। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, इस बार हमारे पास हमारी बॉडी वाली जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होके आई। हम चाहें तो एक लाइन में dir कर सकते हैं और एक लाइन में console.log document.body लिख सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये तो पूरी ऑब्जेक्ट आ गई और इसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास HTML वर्जन आ गया, यानी बॉडी के जो सारे के सारे टैग्स थे वो हमारे पास प्रिंट होके आ गए। अब इस बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे इट हैज़ समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स के अंदर क्या होता है, चाइल्ड नोड बेसिकली होता है कि एक नोड के अंदर नीचे की तरफ कितनी नोड्स हैं। तो बॉडी के अंदर ही क्या क्या है, इसी के अंदर हमारी टेक्स्ट नोड आ जाती है, इसी के अंदर डिव आ गया जो हाईलाइट हो रहा है, H1 आ गया, H4 आ गया, पैराग्राफ आ गया, बटन आ गया, स्क्रिप्ट आ गया और इन्हीं से रिलेटेड इनके टेक्स्ट नोड्स आ गई। तो डिफरेंट नोड्स हैं। अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा महसूस करना है कि हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉम के अंदर बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसको मैंने प्रिंट करवाया, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका HTML से आज सच कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी मैं अपने HTML को एक्सेस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। HTML के कोड को हम टच कर पा रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट।
तो ये हमारा पूरा का पूरा चाइल्ड नोड्स आ गए। उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देयर। एंड जिस तरीके से हमने अपने बॉडी को प्रिंट करवाया है वैसे ही हम डॉक्यूमेंट से अपने हेड को प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास हमारा हेड आ गया कंप्लीटली। अब डॉम से अभी तक जो लर्निंग्स है उनको मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। डॉम मुझे पता चल गया HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करने का तरीका है डॉम। पर फिर मेरे दिमाग में सवाल आएगा, ठीक है डॉम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारे HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स मेरे पास एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, मैंने उनको एक्सेस कर लिया, उनकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया। जैसे इफ आई वॉन्ट आई कैन प्रिंट कंसोल, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बॉडी को प्रिंट करवाया console.dir, ये मेरी बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर मैं चाहूँ तो आई कैन डू समथिंग कॉल्ड चाइल्ड नोड्स, और चाइल्ड नोड्स में मैं अपनी फर्स्ट नोड को प्रिंट करवा रही हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया। फर्स्ट नोड क्या है? फर्स्ट नोड मेरा डिव है, ये है मेरी फर्स्ट नोड, दिस इज अ डिव। ये कैसे प्रिंट किया, ये चाइल्ड नोड क्या है उसके डिटेल में नहीं जाना, एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास ये पूरा का पूरा डिव आ गया। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देख ली मैंने HTML की, पर मैं उसे यूज किस तरीके से करूँ, मेरे किस काम की है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल रही है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमारे तब काम आती है जब मुझे अपने HTML के अंदर चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वेबसाइट्स पे देखा होगा डार्क मोड होता है, लाइट मोड होता है। अब मुझे चाहिए कि मेरे बटन को क्लिक करने से मेरी वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसे कैसे चेंज करें? हम जाके, कोई यूज़र बटन क्लिक करेगा, जाके अपने जो फाइल्स हम अपलोड करते हैं सर्वर के ऊपर उनके अंदर तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने फाइल के अंदर कोड लिख दिया वो तो वैसे का वैसा सेट हो जाएगा, उसे चेंज नहीं कर सकते। पर रन टाइम पे, मतलब डायनेमिकली जब यूज़र एक्सेस कर रहा है वेबसाइट पे, उस टाइम पे जो चेंजेस होने हैं वो सारे के सारे चेंजेस हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कर सकता है, HTML CSS नहीं कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डायनेमिक चेंजेस करते हैं पेज के ऊपर। जैसे ये पेज मान लो लोड हो गया, अब इसकी फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस। डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है उसके लिए मुझे उसका स्टाइल चेंज करना है, और स्टाइल के अंदर मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड। एंड इस बैकग्राउंड को आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू ग्रीन, मुझे इसके बैकग्राउंड को ग्रीन बनाना है। एंटर किया तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरा बैकग्राउंड ग्रीन बन गया। ये जो चेंज है, ये जो लाइन है, ये मैंने HTML के अंदर नहीं लिखी, और जैसे आप रिफ्रेश करोगे वो चेंज गायब हो जाएगा। पर क्योंकि मैं ये लाइन लिख पाई तो मैंने क्या किया, डायनेमिकली अपने पेज के अंदर कुछ चेंज कर दिया। अभी तो मैंने बस स्टाइल चेंज किया है, मैं चाहूँ तो ये हेडिंग भी चेंज कर सकती हूँ। आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, या इनफैक्ट मैं आपको यहीं पर लिख के दिखाती हूँ। इसी के अंदर ये जो हेडिंग है, हेडिंग के अंदर नंबर 3 को एक्सेस करते हैं, और इसके अंदर आई विल राइट समथिंग, या इसे कट कर लेते हैं, पेस्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ABCD, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, मेरी हेडिंग चेंज हो गई, ABCD हो गई हेडिंग। इसी कोड को यहाँ से हटा लेते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या, नॉर्मल हेडिंग है मेरे पास, पर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी हेडिंग को चेंज कर सकती हूँ। आई कैन मेक इट ABCD। तो अपने पेज के ऊपर जो स्टाइल से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हमें डायनेमिकली करने होते हैं, जिसके लिए हम HTML CSS फाइल्स को नहीं छेड़ना चाहते, पर यूजर के किसी ना किसी इनपुट के बेसिस पे, वो बटन क्लिक कर रहा है, फॉर्म को सबमिट कर रहा है, उसके बेसिस पर जिन चेंजेस को हम लाकर आना चाहते हैं उन चेंजेस को हम कहते हैं अपने डायनेमिक चेंजेस। और ये डायनेमिक चेंजेस करने के लिए ही, डायनेमिक चेंजेस कह लो, इसको डायनेमिक मैनिपुलेशन कह लो, मैनिपुलेशन मतलब कुछ चेंज लेके आना, तो इन्हीं को करने के लिए हम अपने डॉम को यूज करते हैं। तो इसीलिए डॉम का सबसे बड़ा फायदा होता है डायनेमिक चेंजेस करना इन आवर वेब पेज। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड डॉम मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी हम डॉम के अंदर चेंजेस करना कैसे शुरू कर सकते हैं। अब डॉम के अंदर चेंजेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके अंदर चेंज करना चाहते हैं। क्या मैं इस हेडिंग के अंदर चेंज करना चाहती हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। डू आई वांट टू मेक अ चेंज टू दिस हेडिंग, या मुझे इस पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है, या मुझे इस बटन के अंदर चेंज करना है, मुझे चेंज एग्जैक्टली करना कहाँ पे है। तो उसके लिए मुझे एलिमेंट्स को एक्सेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेस करना यानी किस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि index.html में अभी तो हमने अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्क्रिप्ट को हेड के अंदर इंक्लूड कर लिया होता है। अपने स्क्रिप्ट टैग को जब हम यहाँ लिख देंगे तो बेसिकली हम कह रहे हैं हमारी बॉडी से पहले हमारी स्क्रिप्ट लोड होनी चाहिए, हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर अगर अब हम प्रिंट करवाएं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार नल प्रिंट होगा। इसे जूम इन कर लेते हैं। नल के बारे में पहले भी बात की थी। नल क्या है, एक स्पेशल टाइप होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और नल का मतलब होता है खाली ऑब्जेक्ट।
डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी हमें पता है एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए थी, पर अभी क्या है, अभी वो खाली है, तो उसकी वैल्यू क्या है, नल प्रिंट होके आ रही है। तो जब हम अपनी स्क्रिप्ट को बॉडी से पहले लोड कर लेते हैं तो उसके अंदर डॉम एलिमेंट्स एक्सेसिबल नहीं होते कोड के अंदर, तो इसीलिए अपना जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हमको लिखना पड़ता है लास्ट में। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रिंट हो रही है। सो दैट इज द मेजर रीजन वाई वी राइट अ स्क्रिप्ट टैग जस्ट बिफोर एंडिंग द बॉडी टैग। तो अपने दोबारा से script.js के अंदर आ जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग विद एक्सेसिंग आर एलिमेंट्स। सबसे पहला तरीका होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, सिलेक्ट करने का यूजिंग देयर आईडी। जो हमारे index.html के अंदर एलिमेंट्स होते हैं इन सबको हम एक आईडी दे सकते हैं। आईडी बेसिकली होता है कि जैसे हमें रोल नंबर मिल जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारे पास एक यूनिक रोल नंबर होता है और हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है। आपका रोल नंबर अलग होगा, मेरा रोल नंबर अलग होगा। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट को हम एक इंडिविजुअल आईडी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी H1 हेडिंग है इसको मैंने दे दी ID इज इक्वल टू हेडिंग। इस तरीके से मैंने इसे कोई आईडी दे दी, हेडिंग इसे बोल सकते हैं। तो अब मुझे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग इट्स आईडी, तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होगा, मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर का ये एक मेथड हम यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर अपनी आईडी का हम नाम लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है अपनी आईडी का नाम। मेरी आईडी का नाम है हेडर। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। इसे क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमें हमारी हेडर वाली आईडी की H1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसे हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको कह देते हैं हेडिंग इज इक्वल टू, ओके दिस वाज सपोज टू बी हेडिंग नॉट हेडर, एंड फिर इस हेडिंग को हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log हमारी हेडिंग। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो ये हमारी हेडिंग हमारे लिए प्रिंट होकर आ गई। हमें इसे हमेशा करना है dir बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी H1 टाइप की हेडिंग आ गई। आईडीज जनरली हमें कैसे दिखती हैं, आईडीज को दिखाने के लिए कोड के अंदर हैश यूज किया जाता है, हैश, और फिर हम अपनी आईडी का नाम लिखते हैं। जैसे अगर मुझे अपनी आईडी के हिसाब से अगर स्टाइल देना होगा, जैसे style.css के अंदर अगर मुझे H1 को स्टाइल नहीं देना, इसकी आईडी के बेसिस पे स्टाइल देना है, तो मैं लिखूंगी हैश हेडिंग। तो ये हैश हमेशा आईडी का सिंबल होता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो भी मेरी स्टाइलिंग अप्लाई करेगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि H1 तो हेडिंग है, टैग का नाम है H1, और हैश हेडिंग यानी उसकी आईडी है हेडिंग, और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो हेडिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसको भी धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी के लिए हमने देख लिया हेडिंग से एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। दूसरा तरीका होता है एलिमेंट को एक्सेस करने का यूजिंग क्लास नेम। अब हेडिंग तो होती है हर आइटम की यूनिक, हर जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है उसे हम यूनिक हेडिंग देते हैं। जैसे अपने कोड के अंदर index.html के अंदर ये मेरी H1 हेडिंग हो गई। हम एक और H1 हेडिंग बना सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ID हेडिंग 2, एंड यहाँ लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। इस तरीके से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये फर्स्ट हेडिंग आ गई, ये सेकंड हेडिंग आ गई। इसके ऊपर स्टाइल क्यों नहीं आ रहा, स्टाइल इसलिए नहीं आ रहा इसके ऊपर क्योंकि style.css में सिर्फ इस आईडी को हमने स्टाइलिंग दी है, और ये आईडी किसके पास है, सिर्फ H1 के पास है, H2 के पास दूसरी आईडी है। तो इवन दो ये दोनों H1 ही टैग्स हैं, H1 ही एलिमेंट्स है, पर इन दोनों की आईडी अलग अलग है। तो हम वैसे तो सेम आईडी दे सकते हैं पर कभी देना नहीं है, क्योंकि आईडी का रोल होता है टू बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट। पर अगर हमारे पास कोड में इस तरीके की कुछ कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बटन है उसका भी टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, मेरा जो पैराग्राफ है इसके भी टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए। तो बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम अगर हम एक कैटेगरी के अंदर डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास। क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए सेम हो सकती है, और क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर अपनी क्लास का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं एलिमेंट को। तो जैसे यहाँ पर दोनों जो हेडिंग है H1, H2, H4, तीनों हेडिंग्स को ये जो आईडी है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं टू सम क्लास, एंड यहाँ भी इसे सेम क्लास दे देते हैं हेडिंग। इसको भी क्लास दे दी हेडिंग, इसको भी क्लास दे दी हेडिंग, इसको भी क्लास दे दी हेडिंग। सेव किया, एंड अब style.css के अंदर जाके हम अपनी डॉट हेडिंग के हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, तीनों को सेम स्टाइलिंग मिल गई क्योंकि तीनों की क्लास सेम है। ये जो क्लास एंड आईडी होती है हमें इंस्पेक्ट करके भी दिखाई दे सकती है। आप जाके क्लिक करोगे H1 के ऊपर तो बेसिकली यहाँ पे दिख जाता है हमारे एलिमेंट्स के अंदर जाके H1 के अंदर मुझे क्लास दिख रही है हेडिंग, इस H1 को भी सेम क्लास है, इस H4 को भी सेम क्लास दी हुई है। अब क्लास के बेसिस पर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और फिर अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं style.css को क्रॉस कर देते हैं, script.js में वी कैन राइट लेट
बहुत सारी हेडिंग्स, इनको हम कह सकते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स। इस बार क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल है एलिमेंट, क्यों सिंगल है, क्योंकि आईडी एक ही एलिमेंट की यूनिक होती है, पर यहाँ हो जाएगा एलिमेंट्स, क्योंकि क्लास नेम तो बहुत लोगों का कॉमन हो सकता है। और यहाँ हम लिख देंगे अपनी क्लास का नाम। मेरी क्लास का नाम क्या था, अब हेडिंग था मेरी क्लास का नाम। इसे सेव कर लेते हैं, या इनफैक्ट इसे और थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए हम इसे कह देते हैं हेडिंग क्लास। मेरी क्लास का नाम क्या था, इट वॉज हेडिंग क्लास। सेव कर लिया, यहाँ हमने लिख दिया हेडिंग क्लास। सेव, रिफ्रेश। ओके, इसे इस हेडिंग्स को हमें स्टोर भी करना पड़ेगा, console.log या dir हेडिंग्स, एंड साथ में लॉग भी करवा लेते हैं, console.log हेडिंग्स। सेव, ऊपर वाले कोड को कर सकते हैं कमेंट आउट, रिफ्रेश। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक HTML कलेक्शन आ गया। HTML कलेक्शन के अंदर क्या क्या है, एक तो हमारे पास हमारी फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, और ये थर्ड हेडिंग है ऑफ टाइप H4। और इस HTML कलेक्शन के अंदर भी सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। 0th को अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट वाली जो हेडिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, डॉम डेमो बाय अपना कॉलेज। फर्स्ट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसका हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ इनर टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो हमारा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या रिटर्न करता है, ये हमारे लिए एक HTML कलेक्शन को रिटर्न करता है। HTML कलेक्शन इज वेरी सिमिलर टू एन एरे। ये एरे जैसा ही होता है, इसके अंदर भी इंडेक्स आप नोटिस कर सकते हो, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, और इसके अंदर लेंथ प्रॉपर्टी भी होती है, बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। पुश पॉप जैसे मेथड्स नहीं होते, पर हाँ अगर हम HTML कलेक्शंस की बात करें तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू एन एरे। बस वो एग्जैक्टली एरे नहीं होता, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कॉल्ड HTML कलेक्शन। ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे कि अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया होता है हेडिंग। अब हेडिंग नाम की तो कोई क्लास है ही नहीं, हमारे पास कौन सी क्लास है, हमारी क्लास का नाम है हेडिंग क्लास। माई क्लास नेम इज हेडिंग क्लास, तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया हेडिंग। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारा जो HTML कलेक्शन होगा वो खाली आएगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा उसके अंदर। लेंथ क्या आएगी, लेंथ उसकी आएगी इक्वल टू 0। और यहीं पर अगर हम ऐसी ID को सर्च करते जो है ही नहीं, जैसे यहाँ हम ID को सर्च कर रहे हैं हेडिंग, और हेडिंग नाम की कोई ID तो है ही नहीं हमारे कोड के अंदर, तो इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, नल प्रिंट होके आएगा। तो जब किसी ID वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो नल प्रिंट होके आता है, जब किसी क्लास वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास एम्प्टी HTML कलेक्शन आता है। इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हम इसे दे सकते हैं माई क्लास। इनको मैंने क्या नाम दे दिया, माई क्लास नाम दे दिया, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा दैट दिस इज माई क्लास। और बटन को हम एक ID दे सकते हैं, लेट्स गिव इट एन ID ऑफ माई ID। तो यहाँ पे हम माई क्लास, अपनी क्लास का नाम हम लिख सकते हैं। रिफ्रेश किया, हमारे पास HTML कलेक्शंस आ गए। और यहाँ चाहें तो बटन को एक्सेस कर सकते हैं, लेट बटन इज इक्वल टू, और ये हमने माई ID लिख दी, तो हम बटन को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये हमारा बटन हमारे पास आ गया, इसकी ID दिख रही है, ये हमारा HTML कलेक्शन हमारे पास आ गया। अब तीसरा तरीका होता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, दैट इज यूजिंग द टैग नेम, कि हम सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को एक्सेस करना चाहते हैं, सारे के सारे H1 को एक्सेस करना चाहते हैं इस तरीके से। तो index.html के अंदर 2 पैराग्राफ्स बना लेते हैं। दिस इज, ये जो होगा ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा। सेव, रिफ्रेश, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। इसे प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं लेट पैरास, कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और इसके अंदर हम अपने टैग का नाम डाल देंगे, मुझे पैराग्राफ्स चाहिए सारे के सारे, तो हम console.dir करा सकते हैं अपने पैराग्राफ्स को। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास दोबारा से HTML कलेक्शन आ गया जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ का हमें टेक्स्ट देखना है, तो यहाँ जाके हम देख सकते हैं लर्न अबाउट डॉम कॉन्सेप्ट्स। सेकंड पैराग्राफ का हमें टेक्स्ट देखना है, यानी इस वाले का, तो इनर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है इन सबके पास, यहाँ हम जा सकते हैं टू इनर टेक्स्ट, यहाँ लिखा रहा है सेकंड पैराग्राफ। तो इस तरीके से तीन अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास टू एक्सेस आर एलिमेंट्स फ्रॉम द पेज। अब वैसे तो इन तीनों तरीकों को यूज किया जा सकता है, पर इससे भी लेवल अप एक और बेटर तरीका होता है टू एक्सेस आर एलिमेंट्स, विच इज कॉल्ड द क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम अपनी ID भी पास कर सकते हैं, हम अपनी क्लास भी पास कर सकते हैं, हम अपने टैग का नाम भी पास कर सकते हैं, और वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमें किस तरीके के एलिमेंट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे पैराग्राफ्स चाहिए,
तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ लेट, अभी के लिए इसको एलिमेंट्स कह लेते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हम हमेशा क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। मुझे अगर कोई टैग चाहिए, किसी टैग के बेसिस पे एलिमेंट्स चाहिए, जैसे मुझे सारे के सारे पैराग्राफ्स टैग चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ अपने डबल कोट्स के अंदर अपने टैग का नाम, और फिर क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट dir कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सेव कर लेंगे, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास हमारा पैराग्राफ आ गया। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हैं तो वो इस टैग से मैचिंग, जो भी अंदर लिखा होगा, चाहे आईडी है, चाहे क्लास है, चाहे टैग है, उससे मैचिंग फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे देगा। और अगर हमें सारे एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कह देते हैं फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, और सारे के सारे चाहिए तो उसके लिए हम लिखते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसको कह देंगे ऑल एलिमेंट्स। तो जब हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे, जब ऑल एलिमेंट्स चाहिए, सारे मैचिंग एलिमेंट्स चाहिए, तब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे। तो इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। पहले वाले में तो फर्स्ट आया सिर्फ पैराग्राफ, दूसरे वाले में क्या आया, नोड लिस्ट आई। तो हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर क्या रिटर्न करता है, क्वेरी सिलेक्टर हमारे लिए नोड लिस्ट रिटर्न करता है, यानी नोड्स की लिस्ट। नोड क्या होता है, ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, क्या होता है हमारे लिए नोड, हमारे जो डॉम का ट्री बनता है इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल चीज़ हमारे लिए नोड बन जाती है। तो इस नोड के अंदर अगर हम लिस्ट बना ले मल्टीपल नोड्स की तो वो एक नोड लिस्ट कहलाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा, ओके, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा। तो हम चाहे तो एक को भी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बेसिस पे कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी माई क्लास का नाम दिया, यहाँ पर माई क्लास लिख देते हैं, और यहाँ भी माई क्लास लिखते हैं। अब क्लास का नाम जब भी हम लिखते हैं उसे हम हमेशा एक डॉट के साथ लिखते हैं, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर डॉट के साथ लिखना पड़ता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, फर्स्ट क्लास कौन सी मिली, ये इस H1 की मिली। कौन से वाले H1 की मिली, इनर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो डॉम डेमो बाय अपना कॉलेज, ये वाला जो हमारा H1 है इसकी है फर्स्ट क्लास। और सारे के सारे नोट्स को अगर देखें, दिस वाज माय फर्स्ट नोट, दिस वाज माय सेकंड नोट, दिस वाज माय थर्ड नोट। उसी तरीके से आईडी के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। आईडी में क्वेरी सिलेक्टर ऑल सेंस नहीं बनाता, आईडी के बेसिस पे सिंगल एलिमेंट आएगा। तो मैं अपना बटन सर्च कर सकती हूँ यूजिंग माई आईडी, सेव किया, रिफ्रेश किया, ओके, हमारे पास नल प्रिंट होकर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आईडी के सामने हमें डॉट नहीं लगाना, आईडी के सामने हमें हैश लगाना है। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास हमारा बटन आ गया, बटन से रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एलिमेंट्स को एक्सेस करना। उसके बाद एक्सेस करने के बाद हम अपने एलिमेंट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। वैल्यू को गेट करना यानी उसको चेक करना, और हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, मतलब उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम याद रख सकते हैं, दैट इज़ द टैग नेम। टैग नेम हमें किसी भी एलिमेंट नोड का टैग रिटर्न कर देती है। जैसे मुझे चाहिए कि मेरे पास ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जिसे मैंने प्रिंट करवा रखा है, आई नो दिस इज़ माई बटन। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अपने फर्स्ट एलिमेंट को दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरे लिए एक बटन है। अब फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम जैसे ही मैंने किया तो इसका टैग का नाम आ जाएगा। टैग क्या है, इसका बटन टैग है। HTML के अंदर बटन कैसे बनता है, बटन टैग से, तो वो मेरे पास आ जाएगा। उसी तरीके से इफ़ आई सर्च फॉर, लेट्स सपोज आई सर्च फॉर पैराग्राफ, मैंने क्या किया, अपने पैराग्राफ के बेसिस पे सर्च किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास मेरा पैराग्राफ आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके अंदर अभी पैराग्राफ है। जैसे ही मैंने फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का टैग नेम प्रिंट करवाने के लिए हम डॉट टैग नेम कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या रिटर्न करती है, इट रिटर्न्स द टेक्स्ट कॉन्टेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। अब पहले तो ये चिल्ड्रन टर्म कहाँ से आ गई यहाँ पे, चिल्ड्रन का मतलब तो बच्चे होता है। हम चिल्ड्रन के बारे में कैसे समझ रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम अपने डॉम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने छोटा सा हिस्सा लिया डॉम स्ट्रक्चर का, हमने कोड के अंदर हो सकता है बॉडी टैग के अंदर इस तरीके से अपना कोड लिखा हो, दिस वाज माय बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव बनाया था इस तरीके से, एंड डिव के अंदर मैंने क्या किया था, एक मैंने इमेज टैग क्रिएट किया था, एक मैंने H1 क्रिएट किया था। थोड़ी सी और इसे स्पेसिंग दे देते हैं। एक हमने लेट्स सपोज कोई पैराग्राफ टैग क्रिएट किया होगा, एक हमने एक और दूसरा डिव क्रिएट किया होगा। सो दिस वाज माय डिव, एंड उसके अलावा यहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट टैग भी बनाया होगा। इस तरीके का सपोज करते हैं हमारे पास HTML कोड था, तो इसका डॉम वर्जन ये हो जाएगा। सबसे ऊपर
जो है बॉडी आ गई। अब बॉडी के अंदर क्या क्या है, बॉडी के अंदर हमारे पास div है और स्क्रिप्ट है, दोनों कहाँ पे, सेम लेवल पे है। ऐसा नहीं है div स्क्रिप्ट के अंदर है, div और स्क्रिप्ट दोनों के दोनों बॉडी के अंदर है। तो एक तरफ हमारे पास div आ जाएगा, एक तरफ हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाएगा। फिर div के अंदर क्या क्या है, div के अंदर इमेज है, h1 है, पैराग्राफ है, div है। तो ये सारे के सारे इस टैग के अंदर आ जाएंगे, इसके नोड के अंदर आ जाएंगे। तो इमेज, h1, पैराग्राफ एंड div हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हमें पता है हम क्या कहते हैं, इसे हम अपना ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर जो नोड होती है उसे कहा जाता है पेरेंट, और पेरेंट के जो नीचे जितनी भी नोड्स होती है उन्हें हम कहते हैं चाइल्ड नोड। तो ये क्या है, चाइल्ड बन गया, ये क्या है, ये भी दूसरा चाइल्ड बन गया। जैसे हमारे पास घर में अपने मम्मी पापा होते हैं और हम मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो वैसे ही बॉडी टैग के अंदर जो जो आ गया वो उसका बच्चा है। बॉडी के अंदर div आ गया, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग आ गया, दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस पेरेंट टैग। इसे पेरेंट कहा जाता है, इसे चाइल्ड एलिमेंट कहा जाता है। अब वैसे ही अगर मैं सिर्फ इनका एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतने ट्री का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा div क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। किसके लिए पेरेंट बन जाएगा, इन चारों के लिए। ये चारों क्या बन जाएंगे, ये चारों हमारे चाइल्ड नोड्स बन जाएंगे। तो ऊपर वाला जो होता है उसे पेरेंट कहते हैं, ये सारे इसके चिल्ड्रन है। div का पेरेंट कौन है, div का पेरेंट बॉडी है। तो इस तरीके से हायरार्की बनती है। जैसे घर में हायरार्की होती है, हम होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वैसा ही यहाँ पर होता है। इमेज का पेरेंट कौन है, div है, div का पेरेंट कौन है, बॉडी है। बॉडी का चाइल्ड कौन है, div है, div का चाइल्ड कौन है, इसके 4 चिल्ड्रन है। इस तरीके से। तो पेरेंट का क्या मतलब होता है, पेरेंट का मतलब होता है जो नोड ऊपर आ रही है। चाइल्ड का क्या मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब होता है जो नोड डायरेक्टली नीचे आ रही है। जैसे ये हमारे पास एक नोड है, इस नोड के डायरेक्टली नीचे जो नोड आएगी ये हमारी चाइल्ड नोड होगी, दिस विल बी माय पेरेंट नोड। और इसके भी जो नीचे नोड्स आते हैं इन सब को हम डिसेंडेंट्स कहते हैं। डिसेंडेंट्स यानी जो हमारी ही वंश में आगे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उन्हीं की सेम लाइन के अंदर हम आगे वी वर बॉर्न, तो उन्हें डिसेंडेंट्स कहा जाता है। बाकी डिसेंडेंट्स आपको नहीं भी याद रहता तो कोई नहीं। और तीसरी टर्म, 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड। यहीं पे नोट कर लेना है, एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड। तीसरी टर्म होती है हमारे पास सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। अब यहाँ पे कौन कौन सिबलिंग है उसको देखते हैं एक बार। सिबलिंग वो होते हैं जो दोनों सेम लेवल पे होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एज के होते हैं। तो बेसिकली div और स्क्रिप्ट मेरे क्या है, सिबलिंग्स हैं। दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं या बहन बहन हैं, जो भी आप चाहो। इमेज, h1, पैराग्राफ और div ये चारों क्या हैं, एक दूसरे के सिबलिंग नोड्स हैं, भाई बहन वाले नोड्स हैं, क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं जो हमें अपने इस ट्री के लिए, पेड़ के लिए याद होनी चाहिए। कौन से ट्री के लिए, हमारे डॉम ट्री के लिए। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकली दूंगी। इस होमवर्क प्रॉब्लम को या तो आप अभी पॉज करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, और यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट आफ्टर द लेक्चर एंड्स। तो होमवर्क प्रॉब्लम बेसिकली ये है, लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्री है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय डॉम ट्री। डॉम ट्री के अंदर हमें पता है ऊपर हमारा बॉडी टैग हो सकता है, उसके अंदर div हो सकता है, div के अंदर इमेज, h1, इस तरीके से हो सकते हैं। अब ये बॉडी टैग क्या है, ये बॉडी टैग हमारा पेरेंट है। इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड है हमारा div। ये div क्या है, ये खुद में अपने आप में एक पेरेंट है, और इसका चाइल्ड कौन है, ये इसका फर्स्ट चाइल्ड है, ये इसका सेकंड चाइल्ड है, ये इसका थर्ड चाइल्ड है। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितनी भी नोड्स होती हैं, इन नोड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड फर्स्ट चाइल्ड। इनफैक्ट फर्स्ट चाइल्ड मैं आपको सर्च करके भी दिखा सकती हूँ। इफ यू सर्च फॉर डॉम फर्स्ट चाइल्ड के लिए आप सर्च करोगे तो MDN डॉक्यूमेंटेशन में वी हैव समथिंग कॉल्ड नोड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो द रीड ओनली फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द नोड इंटरफेस रिटर्न्स द नोड्स फर्स्ट चाइल्ड इन द ट्री। पहला चाइल्ड रिटर्न करती है। तो बॉडी टैग का पहला चाइल्ड कौन है, बॉडी टैग का पहला चाइल्ड है div। div का पहला चाइल्ड कौन है, div के 3 चिल्ड्रन है, div का पहला चाइल्ड है इमेज। तो हमारे पास एक फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही एक लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी भी होती है। आप चाहो तो जाके सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च ऑन MDN लास्ट चाइल्ड। तो ये प्रॉपर्टी आ गई नोड लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। ये कौन होता है, लास्ट चाइल्ड ऑफ द नोड। तो div का तो पहला एक ही चाइल्ड है, जिसका एक ही सन है, एक ही डॉटर है, उसके लिए तो फर्स्ट चाइल्ड भी वही है, लास्ट चाइल्ड भी वही है। div के 3 चिल्ड्रन है, तो उसके लिए लास्ट चाइल्ड कौन है, उसके लिए लास्ट चाइल्ड है h1। तो बॉडी टैग के लिए जब हम डॉट फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अपने कोड में index.html में मेरी बॉडी टैग के लिए फर्स्ट चाइल्ड है और div,
तो अगर script.js के अंदर मैं प्रिंट करवाऊँ console.log या dir document.body.firstChild, तो क्या प्रिंट होकर आएगा? रिफ्रेश करेंगे, ओके, दिस इज अ टेक्स्ट नोड जो मेरे लिए प्रिंट होकर आ रही है, बट टेंशन की बात नहीं है. व्हाट आई विल डू इज, तो ये जब हम लिखेंगे document.body.firstChild तो हमारे लिए प्रिंट होकर आएगा समथिंग कॉल्ड अ टेक्स्ट. अब ये क्या आ गया? हमने तो एक्सपेक्ट किया था हमारे लिए div प्रिंट होकर आएगा, पर हमारे लिए तो ये चीज़ प्रिंट होकर आ गई, टेक्स्ट प्रिंट होकर आ गया. बेसिकली जब भी हम नोट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, जब भी हमारा डॉम का ट्री बनता है, तो उसमें 3 तरीके की नोड्स हमारे पास होती हैं. फर्स्ट तरीके की होती हैं हमारी टेक्स्ट नोड्स, सेकंड तरीके की नोड्स होती हैं हमारी कमेंट नोड्स, थर्ड तरीके की नोड्स होती हैं हमारी एलिमेंट नोड्स. डॉम के अंदर हम हमेशा इन एलिमेंट नोड्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं. तो ये जो हमारा div है, इमेज है, h1 है, जितनी भी नोड्स हम एक्सेस करेंगे जिनको डॉम मैनिपुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी नोड्स को हम डेवलपमेंट करते टाइम यूज़ करते हैं, सारी की सारी एलिमेंट नोड्स भी होती हैं. पर हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास टेक्स्ट एंड कॉमन नोड्स भी क्रिएट होती हैं. और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो बॉडी टैग के अंदर फर्स्ट नोड जो आ रही है वो हमारी टेक्स्ट नोड आ रही है. पर जब भी हम डायग्राम बना के देखते हैं, हमें टेक्स्ट नोड कॉमन नोड्स को इग्नोर करना होता है, और हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं डॉम ट्री में? अपनी एलिमेंट नोड्स को, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. पर बेसिक पॉइंट ये था कि हमारे नोड के अंदर फर्स्ट चाइल्ड भी होता है, लास्ट चाइल्ड भी होता है. हम चाहें तो चिल्ड्रन को भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे div के कौन कौन चिल्ड्रन हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने किया डॉक्यूमेंट, या इसे यहीं कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ मैंने किया div, तो मेरे पास div आ गया. अब मैं करूँ div क्वेरी सिलेक्टर डॉट चिल्ड्रन. जैसे ही चिल्ड्रन किया मेरे पास क्या आ गया? कलेक्शन आ गया. अभी इस कलेक्शन की लेंथ 0 है, पर div के अंदर अगर मैं कुछ डिफाइन कर दूं, यहाँ ये जो div है इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने एक और div डिफाइन कर दिया, और इस div के बाद ये मेरा फर्स्ट div हो गया. इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी डिफाइन कर दिया. एक पैराग्राफ बना लेते हैं सिंपल सा ABCD, सेव, रिफ्रेश. तो इस बार नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट कि मेरा जो div मैंने सिलेक्ट कर लिया और div के चिल्ड्रन को मैं प्रिंट करवा रही हूँ, तो क्या प्रिंट होके आ रहा है? मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है div एंड अ पैराग्राफ. तो इस div को मैंने एक्सेस किया, इस वाले div को, और इस div के अंदर एक और div है और एक पैराग्राफ है. तो दोनों उसके चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड हो गया, लास्ट चाइल्ड हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं फॉर नेविगेशन. नेविगेशन का बेसिक मतलब होता है जब हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे लेवल में जाना है. बेसिकली हमें ये जानना है कि एक एलिमेंट के बाद कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं. तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि हमें MDN के ऊपर जाना है. फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है. स्पेसिफिकली फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ो क्या होती है, लास्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ो क्या होती है, और चिल्ड्रन के बारे में पढ़ो क्या होती है. तीनों आपको पढ़नी है. साथ के साथ मैंने जो आपको 3 टाइप के नोड्स बताए, टेक्स्ट नोड हो गया, कॉमेंट नोड हो गया, एंड एलिमेंट नोड हो गया, तीनों के बारे में आपको नोट्स के अंदर लिख लेना है और इनके बारे में भी जाके पढ़ना है. दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, टू रीड सम डॉक्यूमेंटेशन. खुद थोड़ा सा घर पे बैठ के प्रोग्रामर वाली फील लेनी है और खुद से चीज़ें सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है. जब तक हम एज अ प्रोग्रामर खुद से सीखने का माइंडसेट नहीं बनाएंगे, कोई हमें सारी की सारी चीज़ें स्पून फीड करके नहीं दे सकता. वेब डेवलपमेंट सिर्फ लेक्चर से नहीं सीखी जाती. वेब डेवलपमेंट खुद के अंदर हमारे पास एक ज़ील होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नया टॉपिक जाके सीखना है. क्योंकि अगर हम सोचेंगे लेक्चर्स के अंदर ही कोई मुझे कवर करके दे दे, तो चाहे मैं या कोई और भी आपको 100-150 वीडियोस भी दे दे, तब भी वो किसी को कोई पूरा वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा सकते. वेब डेवलपमेंट ऐसी स्किल है जो खुद की इच्छा के ऊपर आप सीख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन के अंदर आ जाएगा, सिर्फ लेक्चर देख के अंदर आ जाएगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद जाके एक्सप्लोर करनी होती है. दैट इज़ वाई दिस होमवर्क प्रॉब्लम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इसको 100% आप सभी को करना ही करना है अगर आप सीरियसली अच्छे डेवलपर बनना चाह रहे हो. तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क प्रॉब्लम, ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग. एंड अब वापस आ जाते हैं अपनी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है दैट इट रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन. जैसे अगर मैं div का इनर टेक्स्ट देखूं तो div का तो इनर टेक्स्ट आएगा ही, साथ के साथ इसके सारे के सारे चिल्ड्रन का भी इनर टेक्स्ट मेरे पास आएगा. इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. अपने HTML कोड के अंदर व्हाट आई विल डू इज, ये सारा का सारा मैं यहाँ से हटा लेती हूँ कोड. बॉडी टैग को खाली करते हैं, पेज को खाली करते हैं, स्टाइलिंग को थोड़ा सा, या स्टाइलिंग को अभी के लिए छोड़ देते हैं. व्हाट आई विल डू इज, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक div बनाया. div के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई. अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स लिखते हैं. फॉर ए अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले, जस्ट बिफोर आई कैन क्रिएट H3 हेडिंग, इसको हम कह देते हैं फ्रूट्स. मैं फ्रूट्स के नाम लिख रही हूँ. मैंने मैंगो लिख दिया. लिस्ट के अंदर सेकेंड आइटम मैंने ऑरेंज लिख दिया.
थर्ड आइटम में मैंने लीची लिख दिया। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, ये मेरे फ्रूट्स के नाम आ गए। क्या क्या नाम है फ्रूट्स में? मैंगो, ऑरेंज, लीची, ये तीनों नाम्स मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर script.js में व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो अपने div को एक्सेस करते हैं। मेरा div क्या हो जाएगा? div हो जाएगा document.querySelector, एंड यहाँ ऐसे छोटा ही कर लेते हैं, यहाँ इसे एक्सेस करते हैं अपने div को, सेव कर लिया, एंड इसे यहाँ पे dir भी करा देते हैं, console.dir my div, रिफ्रेश, दिस इज माई div। अब अगर यहाँ मैंने किया div.inner text तो क्या आएगा? div.inner text के अंदर फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंज, लीची, सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। और देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड /n। /n का मतलब हमने सीखा ही था जब हम शुरुआत में बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कर रहे थे। /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो फ्रूट्स प्रिंट होना है, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, मैंगो प्रिंट होना है, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, ऑरेंज प्रिंट होना है, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी। मतलब div तो था ही। हमारा डॉम ट्री कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर डॉम के अंदर सबसे ऊपर हमारे पास नोड बनेगा हमारे div का, उसके बाद एक नोड आएगा हमारे H4 का, आई बिलीव इट इज H4। फिर सेकंड नोड हमारे पास आएगा हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट का, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक li आएगा, दूसरा li आएगा, तीसरा li आएगा, तीनों लिस्ट आइटम्स। तो div का जब हमने इनर टेक्स्ट प्रिंट कराया, इन सब का इनर टेक्स्ट उसके साथ में प्रिंट होके आया। तो ये टेक्स्ट कंटेंट रिटर्न करता है। ऐसे ही हमारे पास इनर HTML होता है, तो हमारे टैग के अंदर प्लेन टेक्स्ट या HTML कंटेंट्स को प्रिंट कर देता है। जैसे अगर मैं प्रिंट करूं div.inner HTML, तो यहाँ आ तो एक स्ट्रिंग ही रही है, दोनों केसेस में स्ट्रिंग ही प्रिंट हुई, पर इस बार ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सारे के सारे टैग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। H3 टैग है वो दिखाई दे रहा है, li टैग है वो दिखाई दे रहा है, ये वाला टैग दिखाई दे रहा है। तो टैग रिलेटेड, HTML रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आती है स्ट्रिंग के अंदर। तो इनर टेक्स्ट, इनर HTML में डिफरेंसेस कई बार इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं। इनर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट आता है, प्योर टेक्सचुअल कॉन्टेंट। इनर HTML में HTML कॉन्टेंट भी आता है, फाइनल तो टेक्स्ट ही आएगा पर उसके अंदर HTML टैग्स होंगे। अगर मैंने यहाँ पे H3 हेडिंग है, इसको मैंने इटैलिक बना दिया होता इस तरीके से, इटैलिक टैग है, इसको मैंने लिख दिया, रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर मेरे पास आ गया, और फिर मैंने लिखा होता div.inner HTML, तो यहाँ ये इटैलिक टैग भी मुझे दिखाई दे रहा है। जबकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन div.inner टेक्स्ट के अंदर हमारे पास नहीं होती, इसमें सिर्फ टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज टेक्स्ट कॉन्टेंट। अब ये तो हो गया हमारे पास कि मैंने इनर HTML से वैल्यू देख ली, इनर टेक्स्ट से वैल्यू देख ली, हमने गेट कर लिया वैल्यू को। हम इस वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। सेट करने का क्या मतलब होगा? लेट्स सपोज मैंने div.inner टेक्स्ट को सेट कर दिया, मैं यहाँ टेक्स्ट लिख दूँ ABCD, एंटर कर दिया, क्या हुआ? पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया। इनफैक्ट अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर जाऊँ, अब मेरे बॉडी टैग के अंदर div के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। मतलब ये जो कोड मैंने लिखा था, ये वाला पूरा का पूरा कोड, ये गायब हो गया, और मेरे टेक्स्ट के अंदर क्या आ गया? सिर्फ ABCD लिख कर आ गया। तो मैंने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जैसे ही सेट कर दिया, वो div के अंदर के सारे टेक्स्ट को चेंज कर देती है। या रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे ही मैं div.inner HTML करूँ, लेट्स सपोज div.inner HTML के अंदर मुझे सिर्फ चाहिए एक दूसरा div, तो मैं एक div टैग बना सकती हूँ। आई कैन क्रिएट अ न्यू div टैग, और इसको कह सकते हैं इनर div। सेव कर लिया, सॉरी इसे सेव नहीं करना, इसको सिंपली मुझे एंटर करना है। जैसे ही एंटर किया, यहाँ प्रिंट होके आ रहा है इनर div। और चेंजेस क्या हुए? एलिमेंट्स के अंदर जाकर आप देखेंगे div के अंदर एक और div क्रिएट हो गया, और इस div के अंदर क्या वैल्यू है? इनर div। तो हम चाहें तो यहाँ डायनेमिकली रन टाइम पे अपने सारी की सारी HTML को चेंज कर सकते हैं, अपने सारे के सारे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। एक और इसका मैं बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। लेट्स सपोज वी हैव अ हेडिंग, इसको कह देते हैं ओल्ड हेडिंग। ये हमारी ओल्ड हेडिंग है, रिफ्रेश किया, ओल्ड हेडिंग आ गई। इस हेडिंग को यहाँ एक्सेस कर लेते हैं। लेट हेडिंग इज इक्वल टू document.querySelector, और इसके अंदर H1 को एक्सेस कर लिया, रिफ्रेश किया। हम अपनी हेडिंग को चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। ये मेरी हेडिंग आ गई। अब हेडिंग को मुझे चेंज करना है, तो आई कैन राइट heading.inner text इज इक्वल टू, टेक्स्ट चेंज करने के लिए ओल्ड की जगह इसको कर देते हैं न्यू हेडिंग। एंटर किया, ये चेंज हो गया टू न्यू हेडिंग। मैं चाहूँ तो इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकती हूँ। फॉर्मेटिंग यानी इसको बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। .inner HTML इज इक्वल टू
और इसे इटैलिक बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं इटैलिक वाले टैग्स लिख दूंगी। तो इनर HTML का फ़ायदा ये होता है हम टैग्स लिख सकते हैं। एंटर किया, ये क्या हो गया, अब इटैलिक में प्रिंट होके आ रहा है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज टेक्स्ट कॉन्टेंट। टेक्स्ट कॉन्टेंट रिटर्न्स टेक्सचुअल कॉन्टेंट इवन फ्रॉम हिडन एलिमेंट्स। यानी ये टेक्स्ट कॉन्टेंट इनर टेक्स्ट की तरह ही वर्क करता है, पर ये हिडन एलिमेंट्स के लिए भी काम करता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। हमारी ये जो H1 हेडिंग है, इसी H1 हेडिंग के अंदर हम इसका कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल ऐड कर सकते हैं। हम इसे दे सकते हैं, लेट्स सपोज वी गिव इट अ विजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नन, या विजिबिलिटी नन नहीं, हिडन दे देते हैं। विजिबिलिटी हिडन से क्या हो जाता है, ये एलिमेंट हाइड हो जाता है स्क्रीन से। सेव किया, रिफ्रेश किया। ये एक तरीका होता है वैसे स्टाइलिंग ऐड करने का अपने पेज के अंदर। 3 तरीके होते हैं, एक तो आप स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हो, दूसरा style.css इंक्लूड कर सकते हो, तीसरा तरीका होता है ये वाला तरीका, इनलाइन स्टाइलिंग इसे हम कहते हैं। पर ये तरीका हमें कभी यूज़ नहीं करना। दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको हम कभी नहीं इस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं बस आपको डेमो दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। पर बेसिकली मैंने अपने एलिमेंट को हाइड कर दिया स्क्रीन से, H1 अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ जो हेडिंग है इस एलिमेंट को मैं प्रिंट करवाऊँ, मेरे पास मेरा हेडिंग एलिमेंट तो प्रिंट होके आ जाएगा, वो हाईलाइट भी हो रहा है स्क्रीन में, बस वो दिखाई नहीं दे रहा। पर जैसे ही मैंने किया हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, एंटर किया, क्या आया, मेरे पास एम्प्टी चीज़ आई। तो हेडिंग एलिमेंट इवन दो इसके अंदर ओल्ड हेडिंग वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर वो इनर टेक्स्ट से मुझे दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट कॉन्टेंट। तो टेक्स्ट कॉन्टेंट का काम होता है हिडन एलिमेंट्स का भी ये टेक्स्ट हमें दिखा देता है। तो इस तरीके से हमारे पास अपनी 4 मेन प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम यूज़ करते हैं टू एक्सेस आर एलिमेंट्स एंड टू चेंज देयर वैल्यूज़। इसके अलावा भी और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर वही सारी की सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते। डॉम के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ें हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर प्रॉपर्टीज़। एंड इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ कुछ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, और जितनी भी नॉलेज अभी तक हमने ली है बेसिक्स की, अपने डॉम की, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ H2 हेडिंग एलिमेंट विद टेक्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट। तो पार्ट्स में करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, पहले सिर्फ इतना काम अपने लिए करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर आप चाहें तो लेक्चर को पॉज भी कर सकते हैं, खुद से अपने क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। index.html के अंदर आ जाते हैं, वी कैन डिलीट दी एंटायर थिंग, सारा का सारा जो चीज़ है उसे डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट अपनी style.css से हम पूरी स्टाइलिंग भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, खाली हो गया हमारा पेज, रिफ्रेश किया, दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी। और script.js को भी एम्प्टी कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले काम दिया है कि मुझे बॉडी टैग के अंदर एक H2 हेडिंग टैग बनाना है, जिसके अंदर हमें लिखना है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हमने हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिख दिया, रिफ्रेश किया, ये हमारे लिए हमारा H2 आ गया। फिर हमें क्या करना है, अपेंड होता है लास्ट में ऐड कर देना। फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रिंग है जिसको मुझे अपेंड करना है टू दिस टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसके अंदर अपेंड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब मेरी जो H2 हेडिंग है, फाइनली उसके अंदर होना चाहिए हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स। इस तरीके से कुछ प्रिंट होके आना चाहिए फाइनल जो H2 हेडिंग होगी। उसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो जब भी मुझे चेंज करना है, तो जिस भी एलिमेंट के अंदर चेंज करना है, सबसे पहले तो उस एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस द एलिमेंट फर्स्ट, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे होंगे वो चेंज करने के लिए, और फिर फाइनली अपना चेंज कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से एलिमेंट के अंदर चेंज करना है, हमें H2 एलिमेंट के अंदर चेंज करना है, तो इसको हमें एक्सेस भी करना पड़ेगा। एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने के लिए 3 में से एक चीज़ पता होनी चाहिए, या तो टैग पता होना चाहिए, क्लास पता होनी चाहिए, या आईडी पता होनी चाहिए। हमें क्या पता है, हमें टैग पता है, क्योंकि आईडी और क्लास तो है नहीं, तो इसको टैग के बेसिस पे एक्सेस कर लेते हैं। लेट H2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम लिख देंगे H2। प्रिंट भी करा लेते हैं, console.dir हमारा H2, सेव, रिफ्रेश, ये हमारे पास हमारा H2 आ गया। अब इस H2 के अंदर हमें क्या चेंज करना है, हमें इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 2 प्रॉपर्टीज़ की बात की है हमने। टेक्स्ट को अगर हमें चेंज करना है तो हम अपनी इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर चेंज लाने के लिए वील यूज़ आर इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम H2 डॉट इनर टेक्स्ट जो है उसे प्रिंट करवा सकते हैं। अभी H2 के इनर टेक्स्ट में क्या है, हेलो जावास्क्रिप्ट है। हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना है। हमें इस टेक्स्ट को क्या बनाना है, हमें बनाना है H2 डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू को
अगर हम ABC चेंज करें तो रिफ्रेश होके क्या हो जाएगी, ये ABC बन जाएगी। पर मुझे इसे ABC नहीं बनाना, मुझे जो भी पुराने वाला टेक्स्ट था उसको तो रखना ही है, मतलब ये वैल्यू तो रखनी है, प्लस इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है फ्रॉम अपना कॉलेज स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि पुरानी जो वैल्यू थी उसके अंदर नई वैल्यू जोड़ने के लिए पहले तो पुरानी वैल्यू को लिखो, उसके बाद नई वैल्यू को लिखो। दूसरी चीज़, यहाँ मैं 2 स्ट्रिंग्स को क्या कर रही हूँ, कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ। कॉन्कैटिनेट करने का क्या मतलब होता है, कॉन्कैटिनेट करने का मतलब 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना। तो यहाँ मैं प्लस को यूज़ करके कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ 2 स्ट्रिंग्स को। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या हुआ, हमारा ये जो पूरी की पूरी हेडिंग थी ये चेंज होकर आ गई। कैसे चेंज हुई, पहले मैंने H2 को एक्सेस किया, उसके बाद मुझे पता चला मुझे इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है। अब फिर क्या चेंज लेके आना है उसकी मैंने वैल्यू लिख दी। तो इस तरीके से हम अपने HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। क्रिएट 3 divs विद कॉमन क्लास नेम। 3 हमें डिव एलिमेंट्स बनाने हैं, तीनों को सेम कॉमन क्लास नेम देना है। क्या होना चाहिए, क्लास का नाम बॉक्स होना चाहिए। तो पहले तो इतना काम कर लेते हैं। index.html के अंदर इस H2 के बाद लेट्स क्रिएट 3 divs। ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया, इसको फर्स्ट डिव कह देते हैं। डिव को समझने में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप जाके हमारी HTML वाली जो क्लास है उसको अटेंड कर सकते हो। बड़ा लेक्चर नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो। अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया, सेकेंड डिव पे आ जाते हैं, दिस इज़ माई थर्ड डिव। तीनों डिव्स को मैंने सेम क्लास दे दिया, सेव कर लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। रिफ्रेश करेंगे, सो दिस इज़ माई फर्स्ट डिव, दिस इज़ माई सेकेंड डिव, दिस इज़ माई थर्ड डिव। ऑल्सो लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। हमारे जो डिव हैं इन्हें हम बॉक्सेस की तरह भी डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब इनको हम कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं, डॉट बॉक्स, और इनको मैं एक हाइट दे सकती हूँ 100 पिक्सल्स, विड्थ दे सकती हूँ 100 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया इनका। सबको मैं एक बॉर्डर दे सकती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कैसे दे रही हूँ वो आपको CSS की वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, बाकी ये मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ। ये अगर हम मुझे समझ भी नहीं आ रहा तो भी कोई इशू की बात नहीं है, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा। इनको 5 पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं, तो मार्जिन दे दिया, साथ के साथ इनका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। रिफ्रेश किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। इन सबको एक बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, प्यारा सा लाइट सा कोई बैकग्राउंड कलर रखते हैं, लेट्स गिव देम एक्वामरीन। रिफ्रेश किया, एक्वामरीन आ गया। तो इस तरीके से अपने डिव्स को बॉक्सेस की तरह दिखाना इज़ वेरी कॉमन इन HTML एंड CSS। तो मैंने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया, ये मेरा सेकंड डिव हो गया, मेरा थर्ड डिव हो गया। अब इनके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें आइडिया लगता रहेगा किसके अंदर चेंज कर रहे हैं। अब मुझे कोड के अंदर क्या करना है, मुझे बेसिकली करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक्सेस देम, तीनों को एक्सेस करना है, ऐड सम यूनिक टेक्स्ट टू ईच ऑफ देम। सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो script.js के अंदर आ जाते हैं, इतने पार्ट को कर लेते हैं कमेंट आउट। सबसे पहले तो एक्सेस करते हैं इनको, लेट डिव्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिव्स हैं हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं अपनी क्लास का नाम डॉट बॉक्स। सेव किया, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं अपने डिव्स को, सेव, रिफ्रेश। तो मेरे सारे डिव्स आ गए, कैसे आ गए, नोड लिस्ट के अंदर आ गए। अब मुझे इंडिविजुअल डिव को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए आई कैन प्रिंट डिव्स ऑफ 0, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट डिव मेरे पास आ गया। ऐसे ही डिव्स ऑफ 1 प्रिंट किया तो ये सेकंड डिव आ गया, डिव्स ऑफ 2 प्रिंट किया, थर्ड डिव आ गया। कैसे वर्क कर रहे हैं नोड लिस्ट, नोड लिस्ट भी एरे की तरह ही वर्क कर रही है, मतलब मैं इस तरीके से इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकती हूँ अपनी वैल्यूज़ को। तो इसीलिए वो जो एरे वाले कॉन्सेप्ट थे जिनको हम पहले पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट थे, शुरुआत में जब बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं हमें चीज़ें बहुत बेसिक लग रही होती हैं, हमें लगता है कि क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, एरे पढ़ लिया ठीक है थ्योरेटिकल है, बट प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ है जब हम HTML CSS के साथ चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। यहाँ हमें पता चल रहा है ठीक है वो जो छोटी सी इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो किस तरीके से डॉम के अंदर अप्लाई हो रहा है जाके इवेंचुअली। तो ये तो मैंने इंडिविजुअल डिव्स को एक्सेस कर लिया। इंडिविजुअल डिव्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिव्स ऑफ 0 डॉट, बेसिकली इनर टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं, इनर टेक्स्ट, इसको हम कह सकते हैं न्यू यूनिक वैल्यू 1, इसको न्यू यूनिक वैल्यू 1 कह देते हैं। रिफ्रेश किया तो ये आ गई न्यू यूनिक वैल्यू 1। इसी तरीके से हम इस सेकंड वाले की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, न्यू यूनिक वैल्यू 2,
एंड इसी तरीके से हम थर्ड वाले की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, न्यू यूनिक वैल्यू 3, इसे div of 2 कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश, तीनों की वैल्यूज हमारे पास चेंज होकर आ गई। अब ये तो थी बहुत आम जिंदगी, ये थी बिगिनर वाली जिंदगी कि मैंने इस तरीके से अपने कोड को लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो करना चाहता था, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कराना चाहता था वो काम हमसे हो गया। पर इसके भी एक और लेवल अप जाके आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमें ये याद आएगा जब भी हमें एरे के इंडेक्स को एक्सेस करना होता है और हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना होता था, हम क्या करते थे, हम लूप्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, हम चाहें तो अपना फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं। लेट div of divs है, और अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ अपने इंडिविजुअल div को प्रिंट करवाएंगे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा पहला div मेरे लिए प्रिंट होके आ गया, ये मेरा दूसरा div आ गया, थर्ड div आ गया, तीनों divs की क्लास भी आ गई, तीनों div को बॉक्स क्लास दे रखी है। अब इंडिविजुअल div की हम चाहें तो इनर टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, पहले div का था फर्स्ट div, सेकंड div, थर्ड div। आप बोलोगे दीदी ये तो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है इनर टेक्स्ट में। इसीलिए क्योंकि ओरिजिनल तो यही था ना, फर्स्ट div, सेकंड div, थर्ड div, ये तो हमने बाद में चेंज किया script.js में, प्रिंट करने के बाद चेंज किया है, और यहाँ पर इसी वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो आई कैन राइट div.innerText इज इक्वल टू, और यहाँ अपनी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, न्यू यूनिक वैल्यू, और यहाँ अपना इंडेक्स लिख सकते हैं। अब इंडेक्स कैसे लिखें, इंडेक्स के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 या 1 से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर अपने बैक टेक्स्ट लिख लेंगे इंडेक्स, और यहाँ हर बार इंडेक्स को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये जो काम मुझे करके दे रहा था ये कोड, अब ये वाला कोड मुझे सेम काम करके देगा। रिफ्रेश किया, इसने क्या किया, सेम काम करके दे दिया। कैसे करके दिया, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया। अब अभी तो मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ रही थी 3 डिव्स के लिए, कल को हो सकता है मेरे पास 100 डिव्स हो तो मुझे क्या करना पड़ता, 100 लाइनें लिखनी पड़ती, पर अब मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ा। अब अगर यहाँ पर इफ़ आई डिसाइड कि नहीं मुझे तो 7 डिव्स चाहिए अपने कोड के अंदर, रिफ्रेश किया, मेरे पास 7 डिव्स आ गए, तो सातों डिव्स को मैंने क्या किया है, यूनिक वैल्यू दे दी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9 डिव्स है मेरे पास, तो 9 के 9 को मैंने यूनिक वैल्यू सेट कर दिया यूजिंग जावास्क्रिप्ट लूप। तो कोड के अंदर मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। इसीलिए जब भी हम चाइल्ड नोड्स के ऊपर सारी नोड्स के लिए कुछ काम करना है, वी विल ऑलवेज प्रेफर डूइंग इट इन अ लूप। तो इस तरीके से फॉर ऑफ लूप को हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बस उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं। ये क्या है मेरे पास, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू है, लूप्स हमें ऑलरेडी लिखना आता है। तो इस तरीके से अपने डॉम के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। अब अभी भी डॉम के अंदर और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाकी हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट उससे पहले जो अपना होमवर्क प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आना है, एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे और डॉम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर डॉम से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें सीखने को मिली होगी। आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, व्हाट वाज योर बेस्ट लर्निंग फ्रॉम द लेक्चर, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।